सुप्रभात बच्चों। आज हम नए पाठ के साथ मिल रहे हैं। आज के पाठ का नाम है चिट्ठी का सफर। यह छठा पाठ है और इसका नाम है चिट्ठी का सफर। बच्चों, अभी आपने पत्र के बारे में भी पढ़ा होगा। अब हम अगला पाठ चिट्ठी का सफर पढ़ेंगे। बच्चों, तुम्हें पता होगा चिट्ठी का मतलब क्या होता है? पत्र। इसका सफर मतलब जब से चिट्ठी शुरू हुई उसके बाद इसका किस तरह से क्या रहा, इस बारे में यह पाठ लिखा हुआ है। आपके घर में भी बच्चों काफी पत्र होंगे। अपने मम्मी पापा और दादा दादी से भी पत्रों के बारे में जरूर पूछना और देखना है कि कैसे होते हैं पत्र। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। बच्चों, आप लोगों ने भी अपनी 10-12 साल की जिंदगी में पत्र जरूर लिखे होंगे। चाहे आप अपने कक्षा में अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को, अपने अध्यापकों को, या फिर घर में अपने माता पिता को, भाई बहन को, किसी ना किसी को आपने जरूर पत्र लिखे होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे। और कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने पत्र दूसरी जगह भेजे भी होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी क्लास का जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था, वहां पे एक बच्चे ने मुझे शिलोंग से चंडीगढ़ और या मेरे घर पे पत्र भेजा है। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुम उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाए। बच्चों, बिना डाक टिकट के चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी। चिट्ठी को पहुंचाने में कठिनाई होगी। या आजकल स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री का भी जमाना है, आप उससे भी एक पत्र दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। दूसरा, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। बच्चों, अगर हमने कहीं से दूसरी जगह पत्र भेजना है तो बिल्कुल सही पता होना चाहिए। अन्यथा जो पत्र भेजता है, डाकिया जो होता है, वो भ्रमित हो सकता है और वो वापस आपका पत्र आपके वापस पास में ही पहुंच जाएगा, जहां पर आपने भेजा है वहां पर नहीं पहुंचेगा। तीसरा, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। कुछ बच्चे आप में ऐसे भी होंगे जो डाक टिकटों को इकट्ठा करते हैं। अब आप देखिए, इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखिए। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखें। अब देखना है आपको, एक ये पत्र है इंडियन एक्सप्रेस डिलीवरी का, जहां पर महात्मा गांधी को पत्र लिखा हुआ है और महात्मा गांधी का पता न लिखते हुए केवल लिखा है जहां हो वहां वर्धा। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी जी उस समय वर्धा में हैं और वर्धा में जगह नहीं पता है कहाँ है, इसीलिए जहां हो वहां, क्योंकि वो तो बड़ी शख्सियत है, बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, इसलिए उनका तो पत्र उनके पास पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे पास वह पत्र नहीं पहुंच पाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई पत्र लिखा मुझे और लिख दिया राजीव वर्मा जहां हूं वहां चंडीगढ़, तो मेरे पास तो बच्चों पत्र नहीं आएगा, क्योंकि राजीव तो बहुत लोग होंगे और महात्मा गांधी तो एक ही है जिनकी प्रसिद्धि है। इस वजह से महात्मा गांधी के पास यह पत्र पहुंच गया था। दूसरा, आपको ये पत्र दिखाई दे रहा है, ये श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी दिल्ली में पत्र लिखा गया है और ये आपको 6 अक्षरों का कुछ दिखाई दे रहा है, इसको पिन कोड कहते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, आपको ऊपर डाक टिकट भी दिखाई दे रही होगी 5 रुपए की। ये 500 इसलिए लिखा जाता है 500 पैसे, मतलब 5 रुपए की यह डाक टिकट है। अब आगे देखिए, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं, मतलब अलग हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में
पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर का नाम लिखा हुआ है दूसरे पर। पते में सबसे छोटी इकाई से शुरू करके बड़ी इकाई की ओर बढ़े हैं। कैसे? देखिए, सबसे छोटी इकाई है जहां पहुंचाया गया है पत्र, जैसे श्रीमान निदेशक महोदय के पास। छोटी से बड़ी इकाई कैसे? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद अरविंद मार्ग पर, उसके बाद नई दिल्ली पर। ठीक है, तो मतलब कम से ज्यादा, इसलिए यहाँ पर छोटी इकाई से बड़ी इकाई है। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर से, जैसे मान लीजिए आपके घर का नंबर है हाउस नंबर 1 ढकोली। हाउस नंबर 1 सबसे छोटी इकाई, पहले तो आपका नाम, फिर हाउस नंबर 1, उसके बाद उससे बड़ी इकाई आपके आसपास का कोई क्षेत्र, कोई मंदिर हो नजदीक में वो, फिर ढकोली, फिर जीरकपुर, है ना। इस तरह से छोटे से बड़े, और उसके बाद फिर आपका पिन कोड। अब आप पूछेंगे पिन कोड क्या होता है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, पहले तो इसके बारे में देखिए, छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बा, शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को अंक कोड, पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या पड़ी है हमारे देश में बच्चों। इसलिए पड़ी है हम पिन कोड की जरूरत, क्योंकि हमारे देश में अनेक ऐसे गांव और शहर हैं जिनके नाम नाम एक जैसे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। बीकानेर, बीकानेर राजस्थान राज्य में एक जिला है, पता है आपको? आपके अभिभावकों से आप पूछ सकते हैं। और दूसरा एक रेवाड़ी जो हरियाणा में है, वहां पर एक गांव है, छोटा सा गांव बीकानेर। तो हुआ ना एक जैसे नाम। इसी तरह काफी नाम जो हैं सेम हैं, एक जैसे हैं, इसीलिए सबके पिन कोड अलग अलग हैं। पिन कोड की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सबका पिन कोड अलग अलग दे दिया जाए, जिससे पहचानने में, पत्र पहुंचने में किसी तरह की कठिनाई न हो। हमारे देश में अनेक नए ऐसे कस्बे गांव हैं जो एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान होता है जहां जाता है कोई पत्र, का पता लगाने में डाक टिकट छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी से बांट दिए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग, पहले डाक तार विभाग कहा जाता था, ने पोस्टल नंबर योजना के से जारी की। पोस्टल नंबर योजना के तहत पिन कोड की शुरुआत की। अब जैसे डाक विभाग बोला जाता है ना, पहले डाक तार विभाग बोला जाता था। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास हो रहा है। अब आप देखिए पिन कोड क्या होता है। पिन कोड 6 अक्षरों का होता है बच्चों। पूरे भारत में जो पिन कोड होगा वो 6 अक्षरों का ही होगा। चाहे आप ढकोली का ले लीजिए, या फिर आप जीरकपुर में किसी और दूसरी जगह रह रहे हैं तो वहां का ले लीजिए, या फिर आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं तो चंडीगढ़ में किसी भी जगह आप रह रहे हैं उसका देख लीजिए कि उसका पिन कोड क्या है ना। वो किस हिसाब से होता है वो बता रहे हैं। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा था 110016, आप देख सकते हैं। देखिए 110016 लिखा हुआ है पिन, दिल्ली का, इस जगह का, एनसीईआरटी का। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ। जो बच्चों पहला अंक होता है ना, जैसे इसमें 1 है, वो बताता है कि वह किस राज्य का है या किस बड़े क्षेत्र का है। जैसे दिल्ली का अगर कोई शहर है तो भी 1 होगा, हरियाणा का है तो भी 1 होगा। जैसे भिवानी है 1 से शुरू होता है। भिवानी में 1 2 12, फिर 70, उसके बाद फिर 21 22 जो भी है। यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का भी 1 से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। पंजाब या जम्मू का भी 1 से शुरू होता है। उसके बाद जो अगले 2 अंक होते हैं वह उसके उपक्षेत्र का आता है। जैसे हम कह सकते हैं, उपक्षेत्र का मतलब जिले का कह सकते हैं। मान लीजिए हरियाणा है, हरियाणा में भिवानी है, उसका जैसे 27 हो गया, है ना। और कोई जिला है रोहतक है, उसका अलग हो गया।
जैसे पानीपत है उसका अलग हो गया, करनाल है उसका अलग हो गया। उसके बाद इसके बाद जिस शहर में कई पोस्ट ऑफिस होते हैं बच्चों, कई डाक विभाग होते हैं शहर में, तो उनमें भी अलग अलग होता है। और उसका जो होता है वो अंत के जो 3 नंबर है, उस 3 नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं 016, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा ये डाक विभाग होंगे, तो 16वें नंबर पर जहां पर ये चिट्ठी आई है, इसलिए 016 का। ठीक है, देखें हम पढ़ भी लेते हैं। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एक प्रश्न दूंगा। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड आपको अपने अभिभावक से पूछकर लिखना है। अपने घर के इलाके का पिन कोड लिखना है ना। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है, इंटरनेट की सहायता से भी प्राप्त की जा सकती है। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड तुम्हें कहाँ कहाँ से मिलेंगे पता है आपको। आप अपने डाकघर है जो आपके घर के नजदीक, वहां से भी मिल सकते हैं, इंटरनेट से भी मिल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये देखिए अलग अलग तरह की टिकट आप देख रहे हैं। ये पहली टिकट जो है बच्चों 300 लिखा हुआ है इसके ऊपर, हिरन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो 300 पैसे मतलब ये 3 रुपए की डाक टिकट है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये 1500 पैसे मतलब 15 रुपए की डाक टिकट है। ये आपको एक पत्ते दिखाई दे रहे हैं 3 रुपए की, और ये आपको फ्लावर फूल दिखाई दे रहे हैं, ये भी 3 रुपए की डाक टिकट है। अब जो टिकट संभाल कर रखता है उसको क्या कहते हैं, वो आप अपने अभिभावक से पूछेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो डाक टिकट इकट्ठा करता है, जैसे मेरा भाई है एक, वो डाक टिकट काफी इकट्ठा करता है। शायद आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डाक टिकटों को इकट्ठा करते हैं। आप लिखिएगा जरूर कि इनको क्या कहा जाता है। अब देखिए, बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे बच्चों। ठीक है, कबूतरों के द्वारा बहुत समय पहले, जब संदेशवाहक कबूतर, संदेशवाहक मतलब संदेश पहुंचाने वाले कबूतरों की बात हो रही है, तो उन इंसानों की बात कैसे न हो। इस समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, कम थे। आजकल तो हम कोई भी चीज ट्विटर के माध्यम से भी भेज देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, सामान्य मैसेज के माध्यम से, है ना, मैसेंजर के माध्यम से। काफी काफी साधन हो गए हैं बच्चों अब हमें अपने संदेश भेजने के। लेकिन पहले मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, इसलिए चिट्ठी पत्री ही भेजी जाती थी। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास बच्चों, राजा महाराजा बड़े होते हैं, उनके पास घुड़सवार हरकारे हुए करते थे। हरकारे का मतलब है चिट्ठी पत्री पहुंचाने वाले। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। क्योंकि ऐसी ऐसी जगह थी, बड़ी ही दुर्गम जगहें थी, मुश्किल जगहें थी, जहां पर उबड़ खाबड़ या तो सड़क हो या फिर जंगल हो, वहां के चारों ओर से जाना पड़ता था। उनको किस चीज का डर था, जैसे डाकू, लुटेरे, जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर रहती है आज भी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, अब तो लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, में पदम जंस्कार जैसी जगहें हैं जहां हरकारे डाक आज भी पहुंचाते हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और साधन भी उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज, जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बस, है ना, बस, गाड़ी, ट्रेन, सब जगह। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर जिसमें पैसे भेजे जाते थे, अब नहीं भेजे जाते बच्चों, पहले भेजे जाते थे। ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहे। मान लीजिए किसी की शादी है तो भी पत्र भेजे जाते थे कि भाई हमारी शादी है, आपको आना है। या इसके साथ साथ आप देखिए, कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। आज बहुत जानकारी मिल रही है आपको इस बारे में, सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा
पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कबूतर कैसे लेकर जाएगा, लेकिन कबूतरों को प्रशिक्षित किया जाता था बच्चों, ठीक है। और कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। कई जातियां होती है जो नहीं ले सकती, जैसे हमारे घर के आसपास जो सामान्य कबूतर रहते हैं वो नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये गिरहबाज कबूतर जो है ये प्रजाति है, या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम लाया जाता था। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में भी आपको पता करना है और सोचना है कि सैकड़ों मील का रास्ता वह सही समय पर कैसे तय कर पाते थे। अब बात हो रही है बच्चों उड़ीसा पुलिस के बारे में। एक आपको अन्य नया तथ्य जानने को मिलेगा कि उड़ीसा, जो पहले उड़ीसा बोला जाता था आजकल उड़ीसा बोला जाता है, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में जहां पर पहुंचना कठिन होता है में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है, जहां पर व्यक्ति नहीं जा सकता। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत ही सस्ती रही है क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं लगता, कबूतर तो पैसे लेते नहीं है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन काल 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक भी ऐसा काम कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले, अब रास्ते में बच्चों बाज मिल सकता है कबूतरों को, है ना, तो अगर एक को बाज मार दे या पकड़ ले तो दूसरा कम से कम पहुंचा दे, जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। समझदारी वाली बात है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि उन कबूतरों की कहानी पढ़ना, तो आपको क्या करना है, जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था, इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। अंग्रेजी में छपी किताब है, उस किताब का नाम है ग्रे नेक, ठीक है, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है, मतलब कबूतर का नाम। नेक मतलब गला। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक्स ट्रस्ट को पत्र लिखो। बच्चों आपको पत्र लिखना होगा अगर आप यही पुस्तक हिंदी में चाहते हैं। पत्र लिखने का तरीका आपको आ ही गया है, मैंने पत्र में बता दिया था जब मैं आपको पत्र बता रहा था। वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। उनका पता ये है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, ऊपर उनका पता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11 वसंत कुंज नई दिल्ली, और पिन कोड भी आपको दिया गया है। उसके बाद महोदय लिखकर आप सब कुछ लिख देंगे कि मुझे ऐसे ऐसे मैं इतनी इस क्लास में बच्चा पढ़ता हूँ और मुझे हिंदी में ये किताब चाहिए, और नीचे आप अपना पता, आप अपना नाम वगैरह लिख देंगे और मुझसे भी पूछ सकते हैं कि किस तरह भेजा जाए। तो बच्चों आपको ये पार्ट पढ़कर कैसा लगा, अच्छा लगा? बहुत ही सुंदर पाठ था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।